हाँ, एक बार पुनः सभी का स्वागत यूसीए के इस ऑनलाइन मंच पर। और पिछली कक्षा में वाक्य टॉपिक चल रहा था। वाक्य के अंतर्गत ही आता है ये टॉपिक मैंने अभी शुरू करने जा रहे हैं, वाच्य वाला। वाच्य किसी किसी परीक्षा में अलग से दिया जाता है वाच्य, और किसी परीक्षा में वाक्य के अंतर्गत पूछ लेते हैं वाच्य का प्रश्न। वाच्य अलग भी है और वाक्य के साथ जुड़ा हुआ भी है, इसलिए इसके साथ में पढ़ लेते हैं। अलग से आपके लिखा हुआ नहीं है, किसी किसी परीक्षा में लिखा होता है वाच्य, यहाँ लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ जो है देखा जाए तो अगर प्रश्न बनता है कि क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। वो जो क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं वही वाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है। बिल्कुल सभी का स्वागत, गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रश्न मैंने ये पूछा है कि वाच्य के क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। अगर पूर्व ज्ञान है, आपको पहले पढ़ चुके हैं, तो आप बता देंगे कि वो 3 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फटाफट बताना है। बिल्कुल शिमला जी बता रहे हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बिल्कुल सही है कि क्रिया के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं वो कर्तवाच्य। पहला प्रश्न यही होगा कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला हो गया कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। देखिए, संभावना तो इस प्रश्न के आने की नहीं है, क्योंकि अधिकांश बुक्स में वाच्य को अलग से लिखा हुआ, किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। फिर भी आप लोगों को ध्यान में होना आवश्यक है। अगर एक प्रश्न भी आता है और आप गलत करते हैं तो आपके नुकसान है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाना आवश्यक है। तो देखिए, 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के आधार पर, यानी कि कोई भी वाक्य जो होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि एक तो कर्ता होता है, एक कर्म और एक क्रिया, ये 3 होते हैं। इनमें से कर्ता जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी भी वाक्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी होता है, लेकिन किसी भी वाक्य में क्रिया होती ही है। क्रिया तो अनिवार्य रूप से किसी भी वाक्य में होती है। इसका मतलब ये क्रिया जो है वो वाक्य में अनिवार्य रूप से होती है। अब इस टॉपिक में, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही है कि ये क्रिया जो वाक्य में प्रयुक्त हो रही है, क्रिया प्रयुक्त हो रही कैसे होती होगी, या तो एक वचन में या बहुवचन में, या फिर स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या एक वचन या बहुवचन किसके आधार पर प्रयुक्त हुए हैं क्रिया में, यानी कि लिंग और वचन, लिंग और वचन इस क्रिया में जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो किसके आधार पर हो रहे हैं, किसके आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहां मैं लिख दूं परिवर्तन। किसी भी वाक्य में क्रिया के लिंग या वचन किसके आधार पर प्रयुक्त हो रहे हैं, किसके आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें जो है, अगर लिंग बदल रहा है या क्रिया वचन बदल रहा है तो वो उस वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अगर किसी वाक्य में क्रिया इस कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, यानी कि क्रिया के लिंग या वचन इस कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं, तो वो कहलाएगा कर्तवाच्य। अगर इस क्रिया के लिंग या वचन इस कर्म के आधार पर प्रयुक्त होते हैं तो वो कहलाएगा कर्मवाच्य। और इस क्रिया के लिंग और वचन इन दोनों के आधार पर नहीं हो रहे तो फिर इसके आधार पर होते होंगे। ये 3 के आधार पर ही क्रिया के लिंग वचन बदलते हैं, तो वो कहलाएगा भाववाच्य। यानी कि क्रिया के लिंग वचन अगर भावों के आधार पर प्रयुक्त होते हैं तो उसे कहा जाता है भाववाच्य। तो आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार डैश करके लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और फिर ये आप लिखेंगे। ये आप उतार दीजिए फटाफट, जल्दी से आपको इनको उतारना है। सबसे पहले क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार डैश करके 3 प्रकार होते हैं, फिर लिखना है आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
उसमें फिर उधर लिखना है कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता प्रयुक्त होता भी है, नहीं भी हो सकता है। जो अभी जुड़े हैं उनको जानकारी दे दूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं वाक्य, और वाक्य के अंतर्गत वाच्य वाला टॉपिक शुरू किया है। वाच्य वाला टॉपिक में ये कहे कि वाक्य ही है, और उसमें जो है क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े जा रहे हैं। वो 3 प्रकार होते हैं। किसी बुक्स में लिखा हुआ है, किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपको लिखवाया मैंने। बिल्कुल ऋतिक्षा जी, स्वागत है आपका। यहाँ से क्लास शुरू हो उससे पहले आप तैयार रहें। कभी कभी क्या होता है कि ये इंटरनेट से जुड़ना पड़ता है, उसमें लेट हो जाता है। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि इधर उधर निकल जाए, आप लोगों को तैयारी रहना है और पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के इधर उधर चले गए, 10 मिनट क्लास निकल गई तो वो छूट जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें, ठीक है। ये लिख लिया होगा। आगे देखिए, सबसे पहले कर्तवाच्य। पहला लिखना है आपको कर्तवाच्य। उससे लिखने से पहले मैं कुछ वाक्य लिख लेता हूँ। एक बार आप तीनों लिख लिए हैं, एक बार रुक जाइए। अब ये वाक्य लिख रहा हूँ, इनको आप लिखें। और अगर आपको लग रहा है कि उस वाक्य में कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तो उसके सामने डैश करके आपको लिखना है। फिर देखिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे उसकी पहचान करनी है। कुछ 5-7 वाक्य लिखते हैं। पहला है, लिखते रहना है साथ साथ में, मोहन गाना गा रहा है। मोहन गाना गा रहा है। दूसरा, लड़का पुस्तक पढ़ता था। लड़का पुस्तक पढ़ता था। तीसरा, उसने कहानी सुनाई थी। उसने कहानी सुनाई थी। चौथा, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। पांचवा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। छठा, उनसे अब बैठा नहीं जाता। ये लिखना है आप लोगों को, उनसे अब बैठा नहीं जाता। सातवां, सचिन से खेला नहीं जाता। आठवां, पुस्तक दी। ये 8 वाक्य लिखे हैं मैंने। अब इन वाक्यों में कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, इसकी पहचान आप लोगों को करनी है। तो जल्दी से जल्दी आप ये वाक्य लिखें, और अगर आपको लग रहा है कि इस वाक्य में कर्तवाच्य है तो आप उसके सामने कर्तवाच्य लिखें। अगर आपको लग रहा है कर्मवाच्य है तो कर्म लिखें, और भाव लग रहा है तो भाववाच्य लिखें। फटाफट आपको उतारना है और फिर जो है उसकी पहचान करके लिखना है। फिर मैं बताता हूं कि कैसे किसी भी वाक्य में आपको पहचान करनी है कि ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। जल्दी से लिखना है।
सबसे पहले लिखा मैंने मोहन गाना गा रहा है, उसके बाद लड़का पुस्तक पढ़ता है, उसने कहानी सुनाई थी, राम ने पत्र लिखा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, उनसे अब बैठा नहीं जाता, सचिन से खेला नहीं जाता और पुस्तक दी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो 8 वाक्य जो लिखवाए मैंने उन्हें रजिस्टर में लिखना है, और रजिस्टर में लिखना है कि ये कर्त है कि कर्म है कि भाव है, कौन सा है, ये लिखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस तरह से इसकी पहचान करनी है, किस तरह से कोई किसी वाक्य में कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, उसकी पहचान करनी, और फिर जो है आपको वापस ढूंढना है कि अब आप उसको पहचान सक रहे हैं या नहीं पहचान सक रहे। अगर आप में से किसी को नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट फटाफट लिख लेता हूँ और बता दूँ कि कैसे इसकी पहचान करनी है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को प्रयास करना है लिखने का। कैसे पहचान करनी है? सबसे पहले तो मैंने ये कहा था कि किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म और एक क्रिया। ठीक है, ये बताया था मैंने कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया। अब कर्ता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि उस वाक्य में क्रिया कौन सी है, और वाक्य में क्रिया कहाँ प्रयुक्त होती है? अंत में। तो ये अंत में जो आ रहा है, गा रहा है, पढ़ता था, सुनाई थी, लिखा, गढ़ी जाती है, जाता, जाता और दी, ये क्रिया है। जिसको मैंने रेखांकित किया है वो एक क्या है? क्रिया है। अब मैंने क्या बताया था पहले कि क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जिसको कि वाच्य कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 होते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं कर्त, कर्म और भाववाच्य, ये 3 होते हैं। अब देखिए कि मैंने ये कहा कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है। ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है? अगर कर्ता के अनुसार होती है तो कर्तवाच्य, कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य, और भावों के आधार पर होती है तो भाववाच्य होता है। कर्ता के आधार पर यानी कि कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया, उसका लिंग या वचन दोनों भी हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। लिंग या वचन अगर कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि कर्ता का लिंग या वचन बदलते हैं और क्रिया का भी लिंग या वचन बदल जाता है, तो वह कहलाता है कर्तवाच्य। अब देखिए कि ये गा रहा है, ये क्रिया है। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं क्रिया। ये कर्ता है, काम को करने वाला। अब ये मोहन जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मोहन क्या है? पुल्लिंग, तो ये मैंने लिख दिया पुल्लिंग। अब माना कि अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि ये जो इस कर्ता जो है, ये कर्ता, अगर मैं इसका लिंग या वचन बदलता हूं और इस क्रिया में कोई बदलाव हो रहा है, कर्ता का एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, कर्ता का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ऐसा कुछ परिवर्तन करते हैं कर्ता में, तो क्रिया में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वह कहलाता है कर्तवाच्य। तो देखिए अब कि ये मोहन है, ठीक है, मोहन गाना गा रहा है, तो गा रहा है क्रिया है और मोहन क्या है? कर्ता है। अब ये पुल्लिंग है, अगर यहां कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, मोहन क्या है? लड़का होगा, इसकी जगह माना कि लड़की लड़की होती, या मोहन की जगह सीता लिखा होता, नाम होता, या केवल लड़की होती, तो क्या आता कि लड़की गाना गा रही है, क्रिया बदल जाती। ठीक है, ये यहाँ पे बदलाव हो जाता। या सीता गाना गा रही है, तो रहा से क्या हो जाता? रही। अब मोहन एक वचन है, इसको मैं बहुवचन करके देखता हूं। मोहन क्या? लड़का होगा तो लड़का गाना गा रहा है, और ये अगर बहुवचन होता तो लड़के गाने गा रहे हैं, बहुवचन हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कर्ता का वचन या लिंग कुछ भी बदला और इसमें कोई परिवर्तन आया तो समझ लीजिए वो क्या होगा? कर्तवाच्य। तो ये क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। अब देखिए लड़का पुस्तक पढ़ता था, अगर मैं इसको करता हूं लड़की, तो लड़की पुस्तक पढ़ती थी, बदल गई क्रिया,
किसके अनुसार बदली? इस कर्ता के अनुसार। इसका मतलब ये भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है। फिर देखिए, उसने कहानी सुनाई थी। उसने कहानी सुनाई थी। अब देखिए उस, ये क्या सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आया होगा, तो मैं यहां राम भी लगा देता हूं और सीता भी लगा देता हूं। ऐसे जगह पर आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे स्थान पर आप ध्यान रखें कि जब सर्वनाम आ रहा है या कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो, जैसे पदवाचक आ गया, प्रधानाचार्य है, मैनेजर है, खजांची है, तो ये क्या पदवाचक है, तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी महिला थी तब भी क्या आया? प्रधानमंत्री। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी, तो वो नरेंद्र मोदी पुल्लिंग है तब भी उसके लिए प्रधानमंत्री प्रयुक्त हुआ। और इंदिरा गांधी स्त्रीलिंग थी तब भी प्रधानमंत्री। इसका मतलब पदवाचक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो उभयलिंगी होते हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आ सकते हैं। इसलिए वहां आपको लिंग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? किसी भी पुरुष और महिला का नाम लिख दो या फिर लड़का लड़की लिख दो, तो आपको वाक्य में प्रयोग करने से आसानी रहेगी। तो ये पद नाम नहीं है, सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है और सर्वनाम में जो है लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होता है। तो यहां देखिए मैंने राम और सीता दोनों लिख दिया है। इस उसके स्थान पर राम भी हो सकता है या सीता भी हो सकता है, कोई न कोई तो होगा, या तो स्त्रीलिंग होगी या फिर पुल्लिंग होगी। अब देखिए, राम ने कहानी सुनाई थी, और दूसरा लिख रहा हूं सीता ने कहानी सुनाई थी। कर्ता का मैंने एक वचन बहुवचन दोनों बदल दिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही बदल दिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मुझे देखना है कर्म को। क्या सुनाई, इस क्रिया से पहले मैंने लगा दिया क्या, और पहले आपको बताया भी था कि जब क्रिया से पहले क्या लगाते हैं और उत्तर आता है तो वो कर्म होता है। तो ये कर्म है कहानी, पहले आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कहानी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा इन सभी को, आपको ये बताना है कहानी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, कहानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही है सभी का उत्तर। तो अब देखिए, कहानी शब्द क्या बन गया? स्त्रीलिंग है। अब मुझे क्या करना है? मैंने कहा था कि सबसे पहले कर्ता को देखो, उसके आधार पर लिंग बदल के देखो, नहीं बदल रहा है तो फिर कर्म को देखो, उसके आधार पर भी नहीं बदलता तो फिर आपको भाववाच्य लगाना है। तो सबसे पहले तो कर्ता देख लिया आपने, राम भी लगाया सीता भी लगाया, क्योंकि यहाँ सर्वनाम आ रहा है और सर्वनाम में लिंग के आधार पर भेद नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखें आप। जैसे कि लड़के ने कहा था और लड़की ने कहा था, अब लड़का और लड़की आया, राम ने कहा था और सीता ने कहा था। ध्यान से समझना आप कि मैं संज्ञा शब्द लगा रहा हूं, राम और सीता। राम ने कहा था और उस लगाया मैंने सीता ने कहा था, राम पुल्लिंग सीता स्त्रीलिंग। अब राम और सीता दोनों के लिए मैं लगाता हूं उसने कहा था। ठीक है, कि उसने कहा था। अब उसने किसने? राम या सीता, कोई आपको इससे ज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्वनाम में लिंग के आधार पर भेद नहीं होता है। वचन के आधार पर भले हो सकता है एक से अधिक हो तो फिर वचन बदल जाता है, लेकिन लिंग के आधार पर भेद नहीं होता है। तो ध्यान रखें। अब या इसीलिए मैंने इस उस शब्द के स्थान पर दोनों ही लगा दिए, या तो उस ये शब्द जो है स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। लेकिन अब यहाँ इसके आधार पर क्रिया में कोई बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको बदलने का प्रयास किया है। अब कहानी शब्द क्या बताया आप लोगों ने? स्त्रीलिंग बताया। अब मुझे क्या लगाना होगा? यहां पर कोई पुल्लिंग शब्द लगाना होगा। वो पुल्लिंग शब्द लगाने पर यहां कोई परिवर्तन होगा तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य, और फिर भी परिवर्तन नहीं होता है तो फिर आपको भाववाच्य में लिखना होगा। अब देखिए, कहानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। इस कहानी की जगह मैंने लगा दी पत्र। उसने पत्र सुनाया था। ठीक है, पत्र क्या है? पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग की जगह उसका कोई भी पुल्लिंग लगा दो, जरूरी नहीं कि इस कहानी का ही पुल्लिंग लगाया, आप कुछ भी लगा देते हैं। तो ये पत्र पुल्लिंग है, तो उसने पत्र सुनाया था, तो सुनाया, ये यहाँ क्रिया बदल गई, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्रिया के लिंग और वचन किसके आधार पर? इसके आधार पर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। राम ने पत्र लिखा। अगला क्या है? राम ने पत्र लिखा। यहां स्त्रीलिंग कर दो, सीता ने पत्र लिखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब
आगे देखते हैं, अभी जस्ट बात हुई पत्र की, पत्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, ये कर्म है। क्या लिखा, उत्तर आएगा पत्र, तो ये क्या है, कर्म है। अब देखिए इस पत्र की जगह मैं लगा देता हूं चिट्ठी, राम ने क्या लिखी, चिट्ठी, और यह आ जाएगा लिखी। तो जैसे ही मैंने इस पत्र का लिंग बदला तो फिर क्रिया बदल गई, तो फिर क्या होगा, ये हो गया कर्मवाच्य, क्योंकि इस क्रिया में लिंग और वचन किसके आधार पर प्रयुक्त हो रहे हैं, इस कर्म के आधार पर। तो इस तरीके से किसी भी वाक्य में क्रिया जो है वो इस कर्म के आधार पर प्रयुक्त हो रही है तो कर्मवाच्य, और कर्ता के आधार पर हो रही है तो कर्तवाच्य। अगला देखिए, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। कलाकार शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, एक बार पुनः आप कमेंट करके बताएं कि कलाकार शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सभी ने पुल्लिंग ही बताया है अभी तक। तो कलाकार, वह लड़की तो कलाकार है, तो लड़की क्या होगी, पुल्लिंग होगी। हाँ, वह लड़की तो कलाकार है, तो लड़की इसका मतलब पुल्लिंग है, इसीलिए उसके लिए या फिर वह लड़का कलाकार है, बिल्कुल। रेणुका जी बता रहे हैं उभयलिंगी है, तो यह न तो स्त्रीलिंग है या न पुल्लिंग है। मैंने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं और पुल्लिंग शब्द के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, उसकी पहचान कैसे करनी है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आपके सिलेबस में लिंग वाला टॉपिक है और वचन वाला टॉपिक भी है, तो इसका पता कैसे लगाना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करने से उसकी क्रिया जो प्रयुक्त होगी उससे पता चलेगा कि वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कुछ उभयलिंगी होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो आप ध्यान रखें। तो देखिए अब आप कलाकार क्या हो गया, उभयलिंगी हो गया। अब उभयलिंगी है, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि वहां कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द लगा दो, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लगा देते हैं कि राम द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। जब भी कोई ऐसा शब्द आता है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या ज्ञात नहीं हो रहा है, तो लड़का लड़की राम सीता कुछ ऐसे दो शब्द लगा दो जो एक पुल्लिंग हो एक स्त्रीलिंग हो, तो फिर वाक्य में प्रयोग करने से आपको आसानी हो जाएगी। राम द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है और सीता द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब ये कर्तवाच्य नहीं होगा। अगर इस शब्द में लिंग बदलने पर अगर यहां कोई परिवर्तन हो जाता तो वह कर्तवाच्य होता, अन्यथा नहीं होगा। बहुवचन का दो लड़कों द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, तो वचन बदलने पर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह कर्तवाच्य तो नहीं है। अब इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो ये क्या गढ़ी जाती है, उत्तर आएगा मूर्ति, इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्म हो गया। अब देखिए इस मूर्ति शब्द को देखना है कि मूर्ति शब्द क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो मूर्ति क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब इस मूर्ति की जगह कोई पुल्लिंग शब्द लगाए तो फिर इनमें कोई परिवर्तन होता है, तब तो ये होगा कर्मवाच्य। तो मूर्ति की जगह कोई भी पुल्लिंग शब्द लगाना है, जैसे कि गढ़ा, तो कलाकार द्वारा गढ़ा जाता है, गढ़ा जो होता है मटका, तो कलाकार द्वारा मटका गढ़ा जाता है, क्योंकि मटका शब्द पुल्लिंग है। अगर यहाँ मटकी लगा दूंगा तो कलाकार द्वारा मटकी गढ़ी जाती है। तो कुल मिलाकर यहां मैंने लिंग बदला तो क्रिया का लिंग बदल गया, इसलिए क्या हो गया, यह कर्मवाच्य हो गया। अब अगला है, उनसे अब बैठा नहीं जाता। वापस ये सर्वनाम आया है, तो यहां पर भी दोनों लगा दो, राम और सीता। राम से अब बैठा नहीं जाता, सीता से अब बैठा नहीं जाता, ठीक है। राम से बैठा नहीं जाता, सीता से बैठा नहीं जाता, तो इसका मतलब क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये कर्तवाच्य नहीं होगा। अब इसमें कर्म है अथवा नहीं, यस और नो में आपको रिप्लाई करना है, इसमें कर्म है अथवा नहीं। फटाफट आपको कमेंट करना है, इसमें कर्म है अथवा नहीं। वाक्य नंबर 6, उनसे अब बैठा नहीं जाता, इसमें कर्म है अथवा नहीं। शिमला जी बता रहे नहीं है, क्यों कि बैठा नहीं जाता, क्या बैठा नहीं जाता, तो उत्तर नहीं आएगा। उनसे अब किसको बैठा नहीं जाता,
तो भी उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म है नहीं, कर्ता है नहीं, इसका मतलब कर्तवाच्य भी नहीं है और कर्मवाच्य भी नहीं है, तो कौन सा बचा? भाववाच्य। भाववाच्य जो होते हैं उसमें क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगर मैं यूं बोलता राम बैठता नहीं है तो ये कर्तवाच्य होता, क्योंकि उसकी जगह सीता लगाऊंगा तो सीता बैठती नहीं है, बैठता बैठती, क्रिया बदल गई। बहुवचन लड़के बैठते नहीं है, तो क्रिया के लिंग वचन बदल गए। लेकिन यहां क्या है, भावों के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया है कि उससे बैठा जाता नहीं, भले इच्छा होगी बैठने की लेकिन बैठा नहीं जाता, तो ये भावों के आधार पर। इसी तरह सचिन से खेला नहीं जाता, लड़की से खेला नहीं जाता, लड़कों से खेला नहीं जाता, कुछ भी आप लिंग वचन लगाओ क्रिया नहीं बदलेगी। ठीक है, अब इसमें कर्म है नहीं है। अगर होता, माना कि यहाँ क्रिकेट लिख दूं, सचिन से क्रिकेट खेला नहीं जाता, तो भी क्रिकेट की जगह आप कुछ भी लगा दो तब भी क्या होता? खेला नहीं जाता, यही आता। क्यों? क्योंकि क्रिया यहाँ भावों के आधार पर लगी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और अंतिम है पुस्तक दी। ये आपको पहचानना है कि पुस्तक दी में कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कोई नहीं है। जल्दी से आपको पहचानना है पुस्तक दी। और एक वाक्य और लिखा हूं, चाय पीता है। सबसे पहले आपको लिखना है इसके लिए। शिमला जी ने बताया कर्मवाच्य, ऋतिक्षा जी ने बताया भाववाच्य, मनीषा जी और गरिमा जी बता रहे हैं कर्मवाच्य। सबसे पहले 8वें में बताना सिर्फ आपको कि 8 में क्या है, कर्त, कर्म या भाव। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझा दूंगा, ये समझ में आ जाएंगे तो ये कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इन 8-9 वाक्य जो है इनको समझना आप लोगों के लिए आवश्यक है। इसलिए फटाफट उत्तर देना है। प्रसन्ना जी ने क्या बताया? कर्मवाच्य बताया है। दिख रहा है ये कलर थोड़ा, चाय पीता है। ठीक है, ये लिखा है मैंने और आपको पहचानना था कि इसमें क्या है, कौन सा वाच्य है। अब देखिए इसमें पीता है ये क्रिया है, दी ये क्रिया है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? क्रिया है। पुस्तक और चाय कर्म है अथवा नहीं? यस और नो में आपको जवाब देना है। पुस्तक और चाय कर्म है अथवा नहीं? दोनों ही कर्म है, दोनों ही कर्म नहीं है, इनमें से कोई एक है तो कौन सा है, ये सब आपको बताना है। पुस्तक और चाय कर्म है अथवा नहीं, यह बताना है। अगर दोनों कर्म है तो दोनों लिखना है, नहीं तो इसमें से कोई एक कर्म है तो एक लिखना है, आपको बताना है। गरिमा जी बता रहे हैं कि क्या है, दोनों ही कर्म है। और कोई? यस, शिमला जी भी बता रहे हैं, रेणुका जी भी बता रहे हैं। इसका मतलब होगा क्या करना था, क्रिया से पहले क्या लगाना है। क्या दी, उत्तर आएगा पुस्तक। क्या पीता है, उत्तर आएगा चाय। इसका मतलब ये दोनों क्या है? कर्म है। ठीक है, क्या दोनों कर्मवाच्य है? अब दोनों के लिए पूछ रहा हूं, क्या दोनों कर्मवाच्य है तो भी है लिखना है, नहीं है तो भी नहीं लिखना है। कर्मवाच्य है अथवा नहीं। या शिमला जी लिख रहे हैं, प्रसन्ना जी ने भी है लिखा है कि दोनों क्या है? कर्मवाच्य है। वेरी गुड। और कोई? दूसरा तो पक्का है। वेरी गुड। कर्मवाच्य यही बताना चाहते हैं कि दूसरा तो पक्का है, कर्मवाच्य। करता नहीं है। अच्छा, रेणुका जी बताया दूसरा पक्का है, कर्मवाच्य। पहले का यहां देखो करता नहीं है। मैंने कहा था किसी वाक्य में कर्ता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, किसी वाक्य में कर्म हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया तो अनिवार्य रूप से होती है। तब आपको सिर्फ क्रिया आ जाए परीक्षा में तब भी आपको पहचानना होगा कि वो कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करनी है देखिए आप। अब इससे पहले क्या करना है कि आप लड़का या लड़की लगा दो। ठीक है ना, ये जो पुस्तक और चाय ने लिखा वाक्य, इसको वाक्य को पूरा कर दो।
किसके साथ करना है, एक शब्द स्त्रीलिंग एक शब्द पुल्लिंग, यानी पुस्तक दी जो है उसके साथ स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दोनों लगा दो, और चाय पीता है इससे पहले भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों लगा दो, और फिर आप चेक करो कि वो कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो हो सकता है आपका उत्तर बदल जाए। एक बार आप पूरा वाक्य कर दो, लड़का लड़की कुछ भी लगा दो, और नीचे वाले वाक्य में लड़का लड़की लगा दो, और वाक्य को पूरा बना दो, फिर देखिए आपका उत्तर क्या आता है। लिख लिया होगा इतनी देर में, तो अब आप जवाब दीजिए, पहला वाक्य कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है। मैं राम और सीता ही लगा दूं, राम ऑब्लिक सीता ने, आपको मन से लगाना होगा वहां पर, राम ऑब्लिक सीता ने पुस्तक दी। अब देखिए पहला क्या है, राम ने पुस्तक दी और सीता ने पुस्तक दी, क्रिया में कोई बदलाव आया क्या? अब ध्यान से समझना, मैं वाक्य एक ही शब्द लिखा हुआ माना कि राम ने पुस्तक दी, ठीक है। अब मैंने चेक कर रहा हूं कि स्त्रीलिंग शब्द लगाता हूं तो कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं, तो फिर मैंने दूसरा शब्द लगाया सीता, तो सीता ने पुस्तक दी, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम पुल्लिंग था, सीता स्त्रीलिंग था, लेकिन इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मैं इस कर्म को बदलता, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, इसकी जगह मैं कोई पुल्लिंग शब्द लिख दूं, जैसे कि लिख दिया ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग है, तो राम ने ग्रंथ दिया, सीता ने ग्रंथ दिया, लड़कों ने ग्रंथ दिया, लड़के ने ग्रंथ दिया, तो क्या हो गया, इस ग्रंथ लगाने का दिया आ गया और पुस्तक के कारण दी आया। इसका मतलब ये किसके अनुसार क्रिया बदली है, कर्म के अनुसार, ठीक है। यहां पर भी मैं राम और सीता लिख देता हूं। ऐसे वाक्य ज्यादा आते हैं जिसमें कर्ता को हटा देते हैं, फिर पूछते हैं कर्ता है कि कर्म है, तो ध्यान रखना है। राम चाय पीता है, सीता चाय पीती है, क्रिया बदल गई, किसके अनुसार बदली? रेणुका जी ध्यान से देखिए कि यहां मैंने पुल्लिंग शब्द था, तो राम चाय पीता है, और जैसे मैंने स्त्रीलिंग शब्द लगाया तो क्या हो गया, सीता चाय पीती है, तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, इस कर्ता के अनुसार। तो ये कौन सा होगा वाच्य, फटाफट लिखना है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदली है तो वाक्य कौन सा होगा? जी हाँ, उत्तर आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्रिया कर्ता के अनुसार बदली है, शिमला जी बता रहे हैं कर्त, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ, कर्ता राम, क्रिया पीता है, कर्ता सीता, तो क्रिया पीती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तब अच्छी बात है, क्योंकि पूरा समझ में जैसे ही पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब तक आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आया है आपको, एक बार आप बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ कि थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। मनीषा जी को थोड़ा आ गया है, बिल्कुल अब पूरा आ जाएगा। देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया क्रमशः होते हैं। वाक्य हिंदी का है तो समझ लीजिए सबसे पहले कर्ता आएगा या फिर कर्ता नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर्म दे देवे और फिर कर्ता दे, ऐसा नहीं होगा। हिंदी में वाक्य जो होगा कर्ता, कर्म और क्रिया, ये क्रम रहेगा, इसके अलावा कोई क्रम नहीं रहेगा। अगर वो क्रम आता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस आप लोगों को मैं कुछ वाक्य भी दे दूंगा, समझाऊंगा, उससे आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए ये कर्ता है, क्या गा रहा है, गाना, क्या का उत्तर आता है वो क्या होता है, कर्म होता है, और अंत में आती है क्रिया। अगर इस कर्ता का मैं लिंग बदलूं या वचन बदलूं, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एक वचन और बहुवचन बदल दूं मैं, अब नाम आया तो आपको कुछ नहीं करना, लड़का लड़की लगा दो। आपको कोई डाउट है कि ये कैसे अब करें, सर्वनाम आया तो भी लड़का लड़की लगा दो, या पदवाचक नाम आया तो भी लड़का लड़की लगा दो, बस ये करना। आपको ये नहीं देखना है कि कलाकार आ गया अब इसका स्त्रीलिंग क्या करूं, कलाकारी करूं, क्या करूं, कुछ नहीं करना है। आपको उसकी जगह लड़का लगा दो, लड़की लगा दो, और आपको लग रहा है कि ये बहुवचन में था तो बहुवचन की जगह लड़के लगा दो, बस खूब है। तो
यहाँ नाम आता है तब भी लड़का लड़की लगा दो, लड़का गाना गा रहा है, लड़की गाना गा रही है, बस इससे आपके क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लड़का था तब तो गा रहा है और लड़की है तब क्या गा रही है। तो इस कर्ता का लिंग जैसे ही बदला और इस क्रिया का लिंग प्रभावित हुआ, कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग अगर प्रभावित होता है तो वो होता है कर्तवाच्य। इसी तरह देखो लड़का पुस्तक पढ़ता था और लड़की पुस्तक पढ़ती थी, तो क्रिया जैसे बदली किसके अनुसार, इस कर्ता के अनुसार, तो ये भी हो गया कर्तवाच्य। इसी तरह उसने कहानी सुनाई, राम ने कहानी सुनाई, सीता ने कहानी सुनाई। अब देखिए क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है, क्या हुआ कि उसके जगह मैंने राम और सीता लगाया कि राम ने कहानी सुनाई, सीता ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई, दादाजी ने कहानी सुनाई, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर मैंने कहानी शब्द को पकड़ा, ये कर्म था, इसकी जगह क्या लगाया, पत्र। तो राम ने पत्र सुनाया था, सीता ने पत्र सुनाया था, पत्र पुल्लिंग था इसलिए सुनाया आ गया, और कहानी स्त्रीलिंग थी इसलिए क्या है, सुनाया आई। इस तरह से कर्म के आधार पर क्रिया बदली। और भावों के आधार पर मैंने कहा था कि कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया नहीं लग रही तो भाववाच्य होगी। भाववाच्य में क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है, अधिकांश किसी कार्य के नहीं करने के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब आपको लिखना है नंबर 1 कर्तवाच्य। नंबर 1 लिखना है आपको कर्तवाच्य। पहला आपको वेरी गुड समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, और परीक्षा में आपका पहला जो उद्देश्य है कि परीक्षा में जा रहे हैं तो वहां जो 4 विकल्प आएंगे उसमें से जो सही उत्तर है वहां आपका गोला भरना चाहिए, बस ये आपका पहला और अंतिम उद्देश्य है। कैसे भी आपको समझ में आए, किसी भी ढंग से समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए कि जो प्रश्न का उत्तर है वो गोला आपका ओएमआर शीट में भर जाए। ये आपका उद्देश्य पूरा हो गया, इसका मतलब आप सफल हैं। अब आप कितना पढ़ रहे हो, कितना कम पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, किस ढंग से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को किस ट्रिक से याद कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप में इतनी काबिलियत हो जानी चाहिए कि आप परीक्षा में जाएं तो सही उत्तर कौन सा उसकी पहचान कर लें। अब आप वो किस ढंग से कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई रट के याद करता है, कोई समझ के याद करता है, कोई शॉर्ट ट्रिक बना के याद करता है, किसी भी ढंग से याद करता है, लेकिन परीक्षा में जाने पर गोला सही भर दिया आपने तो आप क्या है, विद्वान हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को उतनी तैयारी करनी है कि आपका उत्तर सही निकल जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फराटे बंद, आप जो पूछते हैं पूछते हैं 1 है बताते 10 हैं, फिर भी देखना वो कभी कभी सक्सेस नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूछते हैं तब भी वो भी डाउट में रहता है क्या है, विकल्प दो, विकल्प देते हैं तो उत्तर बता देते हैं। तो आप कैसे भी याद कर रहे हो, किसी की तैयारी को देखकर घबराना नहीं है कि उसकी ज़्यादा तैयारी, उसकी कम तैयारी। आप तो आपका देखो कि आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अब वो आप किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सक रहे हो, उसको बता नहीं सक रहे हो कि उसको कितना याद है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है हाँ मैं भूल रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत नहीं। बस 4 में से 1 विकल्प आप पहचान रहे हो, हाँ ये उत्तर सही है, बस खूब है। इतना आप लोगों को आ जाए तो आप लोग 100% परीक्षा में सफल हो जाओगे। इसलिए फराटे दर बोल रहे हो आप, वो आपका मायने नहीं रखता है। आप 4 में से 1 उत्तर निकाल रहे हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना आप लोगों में हो जाना चाहिए। अब पहला आपको लिखना है कर्तवाच्य। पहला पढ़ रहे हैं कर्तवाच्य, लिखना है इसमें जिस वाक्य में कभी कभी बीच में 1-2 मिनट का ऐसे ज्ञान में बांटता रहूंगा जिससे कि आपके हाथ जो है लिखते लिखते दर्द कर रहे होते हैं वो भी आप लोगों के सही हो जाएंगे। और किसी किसी को हो सकता है कि थोड़ा राहत मिले, चलो कुछ ज्ञान की बात दी है, ठीक है, अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन कोशिश रहेगी थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोगों को रेस्ट देते रहे। ठीक है, हाँ कर्तवाच्य इसमें लिखना जिस वाक्य में क्रिया के लिंग या वचन, जिस वाक्य में क्रिया के लिंग या वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कर्तवाच्य कहा जाता है। कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उन्हें कर्तवाच्य कहा जाता है।
अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता से प्रभावित होते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्ता से प्रभावित होते हैं और कर्ता का फल सीधा क्रिया पर पड़ता है। और कर्ता का फल सीधा क्रिया पर पड़ता है। जैसे महेश भोजन कर रहा है। महेश भोजन कर रहा है। महेश भोजन कर रहा है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। गोपाल कार चलाता है। गोपाल कार चलाता है। गोपाल कार चलाता है। ये जो भी मैंने वाक्य लिखे हैं इन सभी में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लग रही है। अगर आप कर्ता का स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग लगाएंगे, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लगाएंगे तो क्रिया बदल जाएगी, इसलिए वो ये कर्तवाच्य होंगे। ठीक है। दूसरा लिखना है कर्मवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। शुरू से बोल रहा हूं मैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है जिस वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अर्थात क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। अर्थात क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। अर्थात क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। जैसे महेश ने पत्र पढ़ा। महेश ने पत्र पढ़ा। महेश ने पत्र पढ़ा। दिनेश ने गाना गाया। दिनेश ने गाना गाया। उसने अच्छी कविता बोली। उसने अच्छी कविता बोली। लड़की ने चाय पी। राकेश द्वारा चित्र बनाया गया। राकेश द्वारा चित्र बनाया गया। राकेश द्वारा चित्र बनाया गया। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के लिंग और वचन किसके आधार पर प्रयुक्त हो रहे हैं? कर्म के आधार पर, इसलिए ये सभी होंगे कर्मवाच्य। तीसरा लिखना है आपको भाववाच्य। नंबर 3 और अंतिम भाववाच्य लिखना है, थोड़ा जल्दी करें। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में कर्तवाच्य नहीं है और कर्मवाच्य नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है। इसमें लिखना आपको भाववाच्य में
कि जिस वाक्य में क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है, जिस वाक्य में क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है, जिस वाक्य में क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। शुरू से बोला हूं, जिस वाक्य में क्रिया भावों के आधार पर प्रयुक्त होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। अधिकांश भाववाच्य में क्रिया, अधिकांश भाववाच्य में क्रिया एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। ध्यान रखें, परीक्षा में पूछे तो ध्यान रखना, क्रिया क्या होगी? एक वचन, और क्या होगी? पुल्लिंग। जो आप लोग टाइप कर रहे थे पुल्लिंग और पुल्लिंग ऐसा ऐसा लिख रहे थे, ध्यान रखें ये शुद्ध है, और अन्य पुरुष में होती है। और नकारात्मक किसी कार्य के नहीं करने के भाव प्रकट होते हैं, और किसी कार्य के नहीं करने के भाव प्रकट होते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, ये तो होती है क्रिया, और किसी कार्य के नहीं करने के भाव प्रकट होते हैं। एक और ध्यान रखना है कि जहां कर्तवाच्य नहीं है और कर्मवाच्य नहीं है, इसका मतलब भाववाच्य होगा। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लो। दादाजी से बैठा नहीं जाता, उदाहरण लिखना है, दादाजी से बैठा नहीं जाता। राम से अब चला नहीं जाता, राम से अब चला नहीं जाता। उससे अब देखा नहीं जाता, उससे अब देखा नहीं जाता। उससे अब देखा नहीं जाता। कुछ अलग भी होते हैं, सारे नेगेटिव नहीं होते हैं, तो एक लिख लो, गर्मियों में नहाया जाता है, गर्मियों में नहाया जाता है। तो सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में नहाया नहीं जाता। ठीक है, गर्मियों में अपने आप इच्छा हो जाती है। अब देखो, राम नहाता है, सीता नहाती है, तो नहाता और नहाती क्रिया बदल गई। लेकिन गर्मियों में आप किसी के साथ लगाओ, गर्मियों में नहाया जाता है, अब वो किसी के भी द्वारा नहाया जा रहा है, फिर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक मन में भाव प्रकट होते हैं कि नहा लेते हैं, और सर्दियों में ऐसे भाव हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते में प्रकट होते हैं कि अब तो नहा लेते हैं। तो कुल मिलाकर गर्मियों में नहाया जाता है, सर्दियों में नहाया नहीं जाता। ठीक है, आप लोगों को आपके स्कूल के दिनों की याद अच्छी तरह से होगी कि गर्मियों में कितना नहाते थे और सर्दियों में कितना नहीं नहाते थे। तो ये कुल मिलाकर क्या था? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब आपको समझ में आया है अथवा नहीं आया है? फटाफट एक यस और नो में लिखें। अगर आप नो लिखेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा, यस लिखेंगे तब भी आपको बता दूंगा। फटाफट लिखें कि समझ में आया या नहीं आया, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यस, अभी तक सब लिख रहे हैं, आ गया है। अगर परीक्षा में भूल जाएं, ठीक है, सभी को समझ में आया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक लाइन और याद रखें। अगर आप परीक्षा में भूल जाएं कि कर्तवाच्य में क्या था, कर्मवाच्य में क्या था और भाववाच्य में क्या था, तो याद रखना कि कर्तवाच्य के आप लोग उदाहरण देखें तो उसमें कोई भी विभक्ति जो है वो नहीं आएगी। विभक्ति आप चेक करना कि जो विभक्ति लगाई मैंने वो नहीं आएगी। कर्मवाच्य में या तो ने लग रहा होगा या फिर द्वारा लग रहा होगा, और भाववाच्य में से लग रहा होगा। ये कब करना है? जब आप भूल जाएं तब। बाकी मैंने जो बताया है उसके अनुसार ही पढ़ना है। कैसे? आप एक बार देख ले में कि ये देखिए, अभी मैंने बताया कि कर्तवाच्य जो भी होगा उसमें कोई विभक्ति नहीं होगी। तो देखो, मोहन के बाद में ने, से, द्वारा कुछ नहीं आ रहा है।
इस लड़के के बाद में भी ने से द्वारा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ने आया इसका मतलब वो कर्मवाच्य होगा, जैसे ने आया वो कर्मवाच्य, द्वारा आया तो वो क्या होगा कर्मवाच्य, और से आया इसका मतलब वह भाववाच्य होगा। तो इस तरीके से भी आप याद रखें कि अगर आपको परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा है तो आप ध्यान रखें कि कर्तवाच्य होगा उसमें कोई विभक्ति नहीं आएगी, कर्मवाच्य होगा उसमें ने या द्वारा आएगा, और भाववाच्य होगा उसमें से आएगा। तो ये भी आप लोग लिख लें तो हो सकता है थोड़ी हेल्प इससे मिल जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक था वाच्य, और पूरा हुआ आपका वाक्य वाला टॉपिक, जो कि 1 या 2 प्रश्न आपके जरूर इसमें से आएंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो फिर वापस इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।